रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है, मैं थोड़ा सा एक ये बता दूं, ये हमारा आज का एजेंडा है। ठीक है, वे स्टार्टिंग विद ओवरलोडेड फंक्शंस। तो ओवरलोडेड फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं, दो या दो से ज्यादा ऐसे फंक्शंस जिनका नाम सेम हो। ठीक है, नाम सेम है तो उनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस होता है उनके पैरामीटर्स का जो वो लेते हैं। तो फॉर इंस्टेंस एक फंक्शन आपके पास ऐड ऐड का फंक्शन, जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप उसको दो नंबर्स देते हैं, दो इंटीजर्स, वो उनको ऐड करता है और आपको सामने रिटर्न कर देता है। ठीक है, लेट्स से हम एक और फंक्शन डिफाइन करें, उसका नाम भी ऐड हो, लेकिन वो तीन इंटीजर्स लेता हो इनपुट में। ठीक है, सो दीज टू विल बी कॉल्ड ओवरलोडेड फंक्शंस। ठीक है, फंक्शन का नाम एक ही है, लेकिन फर्क क्या है कि वो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितनी लेते हैं। ये जो ऊपर वाला फंक्शन है ये दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, नीचे वाला फंक्शन तीन आर्ग्यूमेंट्स लेता है। ठीक है, एंड देन दे रिटर्न द सम। ठीक है, अच्छा, अगर हाँ, अच्छा, हाउ डू वी देन कॉल दीज फंक्शंस? ठीक है, इनको कॉल कैसे करते हैं? अगर आप ऐड लिख के फंक्शन को दो आर्ग्यूमेंट्स देंगे तो ये पहले वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, और अगर आप ऐड लिख के उसे तीन आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे तो दूसरे वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। यानी द प्रोग्राम डिसाइड्स फॉर इटसेल्फ कि कौन सा वाला कॉल करना है बेस्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट्स दैट यू गिव टू द फंक्शन कॉल। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पे अगर आप ये कॉल करते हैं ऐड 2,3, ठीक है, आपने दो नंबर पास किए, तो सी प्लस प्लस ये जो प्रोग्राम लुक्स फॉर अ मैचिंग फंक्शन डेफिनेशन, इट लुक्स फॉर एन ऐड फंक्शन दैट कैन डील विद टू आर्ग्यूमेंट्स, तो उसको ये फंक्शन मिलता है और वो इसको कॉल कर देता है। सिमिलरली लेट्स से कि यू कॉल द फंक्शन लाइक दिस, आप उसको तीन नंबर्स पास करते हैं, तीनों इंटीजर्स हैं, तो सी प्लस प्लस लुक्स फॉर सच अ फंक्शन, उसको ये वाला फंक्शन मिलता है, वो इसको कॉल कर देता है। ठीक है, इनको ओवरलोडेड फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई सवाल? ये क्यों कर रहे हैं हम, इसको पढ़े भी अभी थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा, बट इस कॉन्सेप्ट इटसेल्फ में कोई मसला? मैंने ना आज पोल्स लेबल कर दिए, मैं लॉन्च कर रहा हूँ, उस पर जवाब दे दें। बेहतरीन, आगे चलते हैं। ओवरलोडेड फंक्शंस यानी कि हमने कर लिए। ठीक है, अब आ जाए स्पेशल क्लास मेथड्स के ऊपर, और उसके अंदर विल स्टार्ट विद कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, अच्छा, कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं? बिफोर वी स्टार्ट कंस्ट्रक्टर्स, हम जो है इस लेक्चर में विल मोस्टली टेक दिस, एक एग्जांपल हम क्लास लेंगे, लेट्स कॉल इट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और हम इसी क्लास को लेके चलेंगे, हम जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे हम वो इस क्लास के जरिए समझेंगे उसको। ठीक है, सो वी गोइंग टू राइट अ क्लास कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वेरी पॉपुलर एग्जांपल व्हेन टीचिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो मैं पहले उसको थोड़ा सा बॉयलर कोड लिख लेता हूँ। अच्छा, कोई बता सकता है मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? हाँ, हदीद ने सही बताया, दीज आर नंबर्स विद अ रियल पार्ट एंड एन इमेजिनरी पार्ट। बिल्कुल ठीक है। लिनक्स स्टार्ट हो रही है। लेट्स क्रिएट अ फाइल कॉल्ड complex.cpp। ठीक है, ओके, बॉर्डर प्लेट कोड लिख लेते हैं। अच्छा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, आपके पास कुछ तो होते हैं रियल नंबर्स, ठीक है, जो आपने पढ़े होंगे, ये होते हैं वही आपके पास नॉर्मल 1, 2, 3, ठीक है, अप टू सो ऑन, इसके पीछे भी आते हैं -1 एंड सो ऑन। ठीक है, और दरमियान में भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5.75 आ गया, या रैशनल हो इरेशनल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पाई का नंबर आ गया, जितने भी ये नंबर्स हैं इनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, ये रियल नंबर। ठीक है, देन देयर आर इमेजिनरी नंबर्स, ये वही सारे नंबर्स हैं जिनके जिनमें स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए, स्क्वायर रूट ऑफ -1 है जैसे, जिसे आप आयोटा कहते थे। राइट, कोई भी ऐसा नंबर जिसमें स्क्वायर रूट के नीचे -1 आ जाए, या जिसमें आयोटा आ रहा हो। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, तो फॉर एग्जांपल 2 आयोटा, 3 आयोटा, लाइक
जो भी इस तरह के नंबर्स हैं, इन्हें हम कहते हैं कि ये इमेजिनरी नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो होते हैं जिनमें ये दोनों आ जाए, एक ऐसा नंबर जिसमें कुछ पार्ट रियल और कुछ पार्ट इमेजिनरी हो। तो फॉर एग्जांपल 3 प्लस आयोटा, ठीक है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। या लेट्स से 2.5 प्लस 7/3 आयोटा, अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों? क्योंकि इसका कुछ पार्ट रियल है और कुछ पार्ट इमेजिनरी है, ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, रियल और इमेजिनरी। तो लेट्स से कि वी वांट टू क्रिएट a complex number, we want to create a complex number calculator, एक ऐसा ऐप जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स ना सिर्फ स्टोर कर सकें बल्कि लेट्स से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर सकें, उनको सबट्रैक्ट कर सकें, मल्टीप्लाई कर सकें एंड सो ऑन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर कैलकुलेटर आपने बनाना है, तो उसमें द क्लास यू वुड क्रिएट इज वेरी सिंपली अ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट्स कॉल इट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। क्लास को हम नाम दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरा नेट अगर स्लो हो कहीं पे तो मुझे बताना जरूर, अगर आवाज कटे या ऐसा कोई मसला हो तो। ओके, सो हम जो क्लास बनाएंगे उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अच्छा, इसके क्या एट्रीब्यूट्स होंगे? एक कॉम्प्लेक्स नंबर के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं? व्हाट डेटा डज इट हैव? व्हाट पार्ट्स डज अ कॉम्प्लेक्स नंबर हैव? हाँ, एक रियल और एक इमेजिनरी, राइट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल नंबर होता है, लेट्स कॉल इट रियल, और एक इमेजिनरी नंबर होता है, लेट्स कॉल इट इमेजिनरी, ठीक है। इसे आप इंट बना लें, डबल बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो इतना रेलिवेंट नहीं है, हम डबल कह देते हैं, चलो इसको, ठीक है। तो ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, ठीक है। सो एवरी टाइम यू क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यू विल हैव रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अगेन फिलहाल मैं इनको पब्लिक बना रहा हूँ, बाद में हम बात करेंगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर हियर। मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लिख के लेट्स से आई कॉल इट C1, ठीक है। मैं फिर C1 डॉट रियल, इसको इसका रियल नंबर मैं 2 सेट कर देता हूँ और इसका इमेजिनरी में सेट कर देता हूँ टू 3, ठीक है। और लेट्स से वी कैन आल्सो हैव अ डिस्प्ले फंक्शन, डिस्प्ले मेथड, ठीक है, जो क्या करता है, जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्प्ले करेगा, ठीक है। और हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्प्ले कैसे होता है। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट 3 है, तो हाउ डू वी डिस्प्ले दिस नंबर? हम ऐसे डिस्प्ले करते हैं 2 + 3 आयोटा के फॉर्म में, इस तरह, ठीक है। यानी दरमियान में एक प्लस का साइन आता है और जो इमेजिनरी पार्ट है उसके आगे आयोटा आप लगा दें, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू डिस्प्ले कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हम उसी तरह यहाँ पे भी करेंगे, हमारा डिस्प्ले फंक्शन सी आउट करेगा पहले तो रियल पार्ट को, फिर एक प्लस साइन को, फिर इमेजिनरी पार्ट को, और फिर एक आयोटा का साइन, ठीक है, इस तरह से। तो इफ आई वांट टू डिस्प्ले दिस कॉम्प्लेक्स नंबर जो मैंने मेन फंक्शन में बनाया है, आई कैन कॉल द डिस्प्ले फंक्शन, ठीक है। लेट मी रन दिस कोड, ठीक है। उसने कहा 2 + 3 आयोटा, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? अगर आप लोगों ने पिछला वो लैब वगैरह की है तो ये तो मजाक है, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन स्टिल एनी कंफ्यूजन सो फार? आई एम रीलॉन्चिंग द पोल। कोई मसला नहीं, बेहतरीन। मैं रिजल्ट्स भी शेयर कर देता हूँ पोल के आपके साथ, ठीक है, गुड। अच्छा, तो हमने बेसिक सी वो बना ली, क्लास आगे चलते हैं स्लाइड्स में हमारे। अच्छा, कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं? तो मैंने बताया था आपको कि हमारे पास कुछ स्पेशल मेथड्स होते हैं, जिस तरह एक मेथड अभी हमने लिखा है डिस्प्ले मेथड, ठीक है, एक नॉर्मल मेथड है, बट सम मेथड्स आर स्पेशल। उनमें से एक है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, अ कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड दैट इज कॉल्ड व्हेन अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज कंस्ट्रक्टेड या इनिशिएटेड। तो हमने एक क्लास डिफाइन की पहले, तो याद है हमने क्लास और ऑब्जेक्ट की का फर्क पड़ा था। एक क्लास इज एन आइडिया, तो मैंने एक आइडिया डिफाइन किया कि एक इमेजिनरी नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। मैंने डिफाइन किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा, अगर उसे डिस्प्ले करेंगे तो इस तरह डिस्प्ले होगा। बट व्हाइल आई वाज डिफाइनिंग द क्लास, अभी तक अ रियल कॉम्प्लेक्स एन एक्चुअल कॉम्प्लेक्स नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। वो तब एग्जिस्ट करता है जब हम मेन फंक्शन में जाके उसको इंस्टेंशिएट करते हैं, उस
उस क्लास का एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जिसे हमने C1 कहा, राइट। तो व्हेन एन एक्चुअल ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, तब ये मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। इस मेथड को कंस्ट्रक्टर कहते हैं, ठीक है। सो अ कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेनेवर यू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, ठीक है। अच्छा, हाउ डज C++ नो कि आपने जितने मेथड्स लिखे उनमें से कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर है, किस वाले को ऑटोमेटिकली कॉल करना है? तो उसका जवाब ये है कि how does C++ know which method of a class is a constructor? The constructor is the method of the class that has the same name as the class. तो अगर आपकी क्लास है जिसका नाम है पर्सन, तो कंस्ट्रक्टर को नाम आप देंगे पर्सन। अगर क्लास का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कंस्ट्रक्टर का फंक्शन का नाम भी होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लेट मी शो यू। सो हियर अगर हम इस क्लास को कंस्ट्रक्टर देना चाहते हैं, तो हम उस कंस्ट्रक्टर का नाम वही रखेंगे जो इस क्लास का नाम है, ये, ठीक है। तो ये एक मेथड बना दिया। तो अब क्या होगा, व्हेनेवर वी क्रिएट अ न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि हमने लाइन 23 पे किया है, तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ठीक है। एंड नोटिस के जो कंस्ट्रक्टर मेथड होता है उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, ठीक है। तो उसके पीछे आप वॉइड शॉइड कोई नहीं लिखेंगे, ठीक है, इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, ठीक है। अच्छा, तो लेट्स से फिलहाल के लिए हम बस यहाँ पे सी आउट करते हैं, अ न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है। तो लेट मी री रन दिस कोड। इसी वो कहता है न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है। और उसके बाद हम ये हुआ है लाइन 24 के ऊपर। फिर जब हमने डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया तो उसने डिस्प्ले भी कर दिया इमेजिनरी नंबर हमारा। मैं फिलहाल ये जो कोड है इसको स्क्रैच कर देता हूं। अभी हम सिर्फ ये बना रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहे हैं। तो देखें वो कहता है न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर हैज बीन क्रिएटेड, कैसा, ठीक है। तो और हमने देखे, हमने एक्सप्लिसिटली कहीं पे भी इस मेथड को कॉल नहीं किया, ये खुद ही कॉल हो गया जैसे ही हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया। और नॉर्मली कंस्ट्रक्टर्स इस्तेमाल किस लिए होते हैं? ये नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं इन वैल्यूज को कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज देने के लिए, इन एट्रीब्यूट्स को डिफॉल्ट वैल्यूज देने के लिए। तो जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया C1 को हमने जब बनाया, तो एट दैट पॉइंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट्स रियल पार्ट एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट्स इमेजिनरी पार्ट हमने डिफाइन नहीं किया हुआ ना। तो इनिशियली आई थिंक ये नल होगी, बट वी शुड हैव एन इनिशियल वैल्यू जो कि फॉर एग्जांपल 0 हो सकती है। तो व्हेन अ न्यू कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड, हम रियल वैल्यूज की 0 कर देंगे और इमेजिनरी वैल्यू भी 0 कर देंगे, ठीक है। मतलब मर्जी आपकी, जो मर्जी कर लें, या -1 रख लें, या जो भी कर लें, ठीक है। तो अगर एक एम्प्टी मैं ये बनाऊं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और फिर उसको मैं डिस्प्ले करूं, तो वी विल सी कि उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 और 0 होंगे, ठीक है। ये देखें 0 + 0 है, ठीक है। अब इससे आपको याद आएगा कि वो लास्ट टाइम जो हम स्टूडेंट क्लास बना रहे थे, तब भी ये यूज हो सकता था कि एक डिफॉल्ट स्टूडेंट की आप चीजें रख सकते हैं, उसका रोल नंबर 0 रख सकते हैं, उसका नेम को आप एम्प्टी स्ट्रिंग रख सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरह से। तो ये होता है आपका कंस्ट्रक्टर। अच्छा, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया कि कंस्ट्रक्टर डिफाइन कैसे करते हैं। अच्छा, एक और सवाल ये हो सकता है कि कंस्ट्रक्टर को हम आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एक मेथड है, मेथड्स को आर्गुमेंट्स पास होती हैं कभी कभी। कैन द कंस्ट्रक्टर टेक आर्गुमेंट्स? द आंसर इज यस, बट एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमेशा होना चाहिए, ठीक है, जो कि हमने भी लिखा है। ये ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो कोई आर्गुमेंट्स नहीं लेता। ये वो कंस्ट्रक्टर है जो कि बाय डिफॉल्ट कॉल होता है जब भी आप एक क्लास का कोई फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, जब एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बट यू कैन व्हाई डू स्पेसिफिकली यूज कंस्ट्रक्टर्स, मैं भी बताता हूँ, ठीक है। तो एक तो ये हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो भी हमने लिखा है, जिसको कोई आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं होती, ठीक है। आप मजीद कंस्ट्रक्टर्स भी लिख सकते हैं जिनको आर्ग्यूमेंट्स पास होती हो, उन्हें हम ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स कहेंगे, ठीक है। दिस इज व्हाई आई टॉट यू ओवरलोडेड फंक्शंस, ठीक है। तो लेट्स राइट, इफ यू वांट टू राइट मोर कंस्ट्रक्टर्स, लेट्स से मैं एक और कंस्ट्रक्टर लिखना चाहता हूं, but this time I want this constructor to take an argument. I wanted it to take two arguments. So for example, I want it to take two doubles, ठीक है। ये एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो कि 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, ठीक है। इसको मैं 2 वैल्यूज पास करूंगा। ये क्या करेगा कि ये इस ऑब्जेक्ट का रियल नंबर, इस ऑब्जेक्ट की जो रियल वैल्यू है उसे इस वैल्यू के इक्वल सेट कर देगा, और इस ऑब्जेक्ट की इमेजिनरी नंबर को इस वैल्यू के इक्वल सेट कर देगा, ठीक है। तो यानी इस ऑब्जेक्ट का जो रियल पार्ट है उसे आर के इक्वल सेट कर देगा, और इस ऑब्जेक्ट का जो इमेजिनरी पार्ट है उसे आई के इक्वल सेट कर देगा। और ये आर और आई क्या है? ये 2 वैल्यूज हैं जो कि मैं खुद फ्राहम करूंगा जब मैं ये ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। कैसे? ये यहाँ पे देखें। तो लेट्स से कि आई वांट टू क्रिएट अ न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर
एंड आई वांट इट टू बी लेट्स से 3 + 4 आयोटा, मैंने ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है, ठीक है। व्हाट डू आई डू, आई विल क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स नंबर C1, ठीक है। ओनली दिस टाइम मैं यहाँ पे इसको एज अ फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, यानी इसका सिंटैक्स एक फंक्शन की तरह का होगा, एंड आई विल पास इट 2 आर्गुमेंट्स, ठीक है। अगेन पहली आर्गुमेंट वही होगी कि रियल नंबर, रियल पार्ट क्या है, और दूसरी आर्गुमेंट होगी कि इमेजिनरी पार्ट क्या है। दिस विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके रियल वैल्यू 3 है, इमेजिनरी वैल्यू 4 है। नाउ नोटिस कि ये आपके पास ओवरलोडेड फंक्शंस है। मैं भी पढ़ा रहा था ना ओवरलोडेड फंक्शंस आपको, कि दो फंक्शंस जिनका नाम सेम हो लेकिन उनकी आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट हो। तो अब आपने जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया, तो जब आप बना रहे होते हैं उस वक्त सी प्लस प्लस देखती है कि आप कोई आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आप नहीं करेंगे तो सी प्लस प्लस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगी, ठीक है। और अगर आप कर देंगे आर्ग्यूमेंट्स पास, तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स सी प्लस प्लस विल डिसाइड कि कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, ठीक है। यू कैन फॉर इंस्टेंस हैव अ कंस्ट्रक्टर विद 1 आर्ग्यूमेंट, ठीक है। लेट्स कॉल इट डबल एन, उसको एक आर्ग्यूमेंट जाती है बस, ठीक है। और जो भी वो आर्ग्यूमेंट होती है हम रियल नंबर भी उसके इक्वल सेट कर देते हैं और इमेजिनरी नंबर भी उसके इक्वल सेट कर देते हैं, ठीक है। तो आपके पास अब 3 कंस्ट्रक्टर्स आ गए, ठीक है। दीज आर ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाऊंगा तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि मैं 2 आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहा हूं और ये 2 पैरामीटर्स लेता है। अगर मैं एक नंबर कम कर दूंगा, ठीक है, तो अब ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि ये एक आर्ग्यूमेंट से डील करता है। और अगर मैं ये आर्ग्यूमेंट भी हटा दूंगा तो ये फिर डिफॉल्ट मेथड कॉल होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, ठीक है। तो लेट्स मैं यहाँ पे सी आउट लिख देता हूँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इधर मैं सी आउट लिख देता हूँ ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर विद 2 आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। और इधर मैं लिख देता हूँ ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर विद 1 आर्ग्यूमेंट्स, विद 1 आर्ग्यूमेंट। एंड लेट्स रीऑर्डर दीज एज वेल ताकि थोड़ा सा साफ रहे, ठीक है, ऐसे। अच्छा, तो अब देखें मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इधर सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, रीशेयरिंग। अच्छा, सो आई डोंट नो वेयर आई लेफ्ट ऑफ, बट तो हमने यहाँ पे हमारे पास अब 3 कंस्ट्रक्टर्स हैं, ठीक है। एक जो कि कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, एक और है जो कि एक आर्ग्यूमेंट लेता है, और एक और है जो कि 2 आर्ग्यूमेंट्स ले लेता है, ठीक है। मेन फंक्शन में अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता हूँ और मैं इसे कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करता, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ये वाला, एंड इट विल से ये सी आउट करेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। लेट्स सी, मैंने यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया है, तो इट्स डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर मैं यहाँ पे इसको एक आर्ग्यूमेंट दे देता हूँ, लेट्स से वो 3 है, ठीक है। तो अब ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, एंड इट विल से ओवरलोड कंस्ट्रक्टर विद 1 आर्ग्यूमेंट। आप देख लें, ठीक है, ठीक है। और अगर मैं इसको 2 आर्ग्यूमेंट्स दे देता हूँ तो फिर ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, एंड इट विल से ओवरलोड कंस्ट्रक्टर विद 2 आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। और हम ऑफ कोर्स आफ्टर दिस वी कैन डिस्प्ले इट एज वेल, ये देखें डिस्प्ले भी हो गया, ठीक है। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। मोस्टली एक तो एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करने के लिए सबसे बड़ा काम इनका ये होता है, एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करना। तो आपके पास अगर एक स्टूडेंट क्लास होती और उसमें रोल नंबर और नेम वगैरह होते, तो यू कैन हैव अ कंस्ट्रक्टर जिसमें स्टूडेंट बनाते वक्त आप फ्राहम करें उसकी वैल्यूज, ये कि उसका रोल नंबर क्या होना चाहिए, उसका ईमेल क्या होना चाहिए, और वो एट्रीब्यूट्स खुद ही सेट हो जाए वहीं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ ये कि आप पहले आप स्टूडेंट करके S1 ये स्टूडेंट बनाए, फिर आप S1 डॉट रोल नंबर करके उसको सेट करें, ठीक है, फिर आप S1 डॉट नेम करके उसको सेट करें। तो ये 5 लाइनों वाला जो काम है
वो आप एक लाइन में कर सकते हैं। अगर आप यहीं पे एक कंस्ट्रक्टर बना लें, उसको आप रोल नंबर पास करें, उसको आप नेम पास करें एंड सो ऑन, तो वो स्टूडेंट यहीं पे बन जाएगा, उसके वैल्यूज इनिशियलाइज भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर है कि कंस्ट्रक्टर्स होते क्या है और उनकी मोटिवेशन क्या होती है, व्हाई डू वी नीड कंस्ट्रक्टर्स। इफ यस तो रिस्पॉन्ड ऑन दिस पोल। सही है, गुड। तो ये अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, तो हमने कंस्ट्रक्टर्स भी कर लिए, आगे चलते हैं सेटर्स एंड गेटर्स के ऊपर। और ये पढ़ाने के लिए मुझे पहले आपको पब्लिक प्राइवेट प्रैक्टिस पढ़ाना पड़ेगा। व्हाट इज द यूज ऑफ द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम ये होता है कि अगर किसी ने एक क्लास को का ऑब्जेक्ट बनाया है, लेकिन आपको कोई इनिशियल वैल्यू नहीं दी उसकी, फॉर एग्जांपल आपने एक स्टूडेंट बनाया लेकिन उसका रोल नंबर कोई पास नहीं किया, उसका कोई नाम पास नहीं किया, तो क्या करना है, उसके एट्रीब्यूट्स को क्या वैल्यूज देनी है, डिफॉल्ट वैल्यूज। तो ये उसके लिए इस्तेमाल होगा। आप कोई डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप हर क्लास के ऊपर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दें, अगर आपको नहीं जरूरत उसकी तो ना दें। ठीक है, इफ यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग व्हेन एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट इज इनिशियलाइज्ड, तो श्योर डोंट डू एनीथिंग, बट एक फीचर है अगर आपको जरूरत पड़े तो। हाँ सफी पूछो। मैं पूछ ये रहा था कि अगर हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की जगह पैरामीटर्स पास करके और वहाँ लाइक वैल्यूज दे दें, फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने अभी कोड लिखा था, रियल को आपने आर से आर असाइन कर दी और वो कर दी, तो फिर हमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ना। हाँ, इफ यू मीन कि अगर हम ये वाला ना ही लिखें, अगर या ये दो ना लिखें, लेट्स से ये कह रहे हो, हाँ तो या मेरे नहीं ख्याल कोई मसला है, या कोई मसला नहीं। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब ये है कि आप करना चाहें तो कर सकते हैं, मेरा मकसद बस ये बताना था कि दीज आर फीचर्स दैट आर अवेलेबल टू यू इफ यू नीड देम, अगर नहीं जरूरत तो श्योर ना करो। ऑलराइट, थैंक यू। हाँ। अच्छा, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, सेटर्स एंड गेटर्स, और उसके लिए मुझे ना सेटर्स एंड गेटर्स तो मैं वैसे पढ़ा सकता हूँ बगैर पब्लिक प्राइवेट प्रैक्टिस पढ़ाए, लेकिन उसकी आपको फिर समझ लगेगी कि ये क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, वजह क्या है इनकी। आप कहेंगे ये तो बिल्कुल बेकार ही चीज है सेटर्स एंड गेटर्स। तो पहले मैं पढ़ा देता हूँ कि पब्लिक प्राइवेट प्रैक्टिस क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा, पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ये कीवर्ड्स हैं कि जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे। आपको ये वीएस कोड की स्क्रीन नजर आ रही है मेरी इस वक्त, या अभी पावर पॉइंट ही नजर आ रहा है? आ रहा है नजर, ठीक है good। अच्छा, तो ये जो मैंने पब्लिक का कीवर्ड लिखा है ना, ये वो है इसको एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं, मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर। ये बताता है कि ये जो मेंबर्स नीचे हमने डिफाइन किए हैं, वो मेंबर से मुराद है एट्रीब्यूट हो या मेथड हो, कोई भी चीज इस क्लास के अंदर जो भी मेंबर्स हैं उसके, वो ये वेरिएबल्स हों, एट्रीब्यूट्स, या ये फंक्शंस हों, मेथड्स हों, इन सबको हम मेंबर्स कहते हैं। तो ये मेंबर्स पब्लिक है, प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है, ठीक है, वो आपने पीछे लिखना होता है। ठीक है, और आप मिक्स एंड मैच भी कर सकते हो। लेट्स से आई वांट के ये जो सारी चीज, लेट्स से आई वांट के ये जो रियल वाला वेरिएबल है मेरा, ये प्राइवेट हो, बाकी सब कुछ पब्लिक हो। अभी इनका मतलब क्या मैं बताता हूँ, प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, बट मैं बस सिंटैक्स अभी बता रहा हूँ। तो आई वांट के मेरा जो ये रियल वाला वेरिएबल हो वो प्राइवेट हो, बाकी सारे पब्लिक हो, तो श्योर कोई मसला नहीं है। ठीक है, या लेट्स से आई वांट के फंक्शंस मेरे सारे पब्लिक हों और वेरिएबल सारे प्राइवेट हो, विच इज अ कॉमन यूज केस, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं कि ये होते क्या चीजें ये वाली। ठीक है, आई होप कि स्लाइड नजर आ रही होगी। अच्छा, by members of a class we mean its attributes and methods। ठीक है, अच्छा, each member can have one of three access types। ठीक है, the first one is public, the second one is private, third one is protected। ठीक है, प्रोटेक्टेड आपको पूरी तरह तब समझ में आएगी जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे आगे जाके, बट अभी भी मैं समझा दूंगा। अगर आप एक क्लास के किसी मेंबर की एक्सेस टाइप डिफाइन नहीं करते कि वो क्या है, तो बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट होती है। ठीक है, अगेन प्राइवेट का मतलब क्या हम भी पढ़ेंगे। ठीक है, आपने सी एस स्टैंडर्ड के अंदर स्ट्रक्ट्स पढ़े होंगे। ठीक है, स्ट्रक्ट्स जो है क्लासेस की तरह ही होते हैं बिल्कुल, उनके भी अंदर ऐसे ही एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होते हैं, बिल्कुल क्लास वाला ही हिसाब होता है, लेकिन कुछ माइनर डिफरेंसेस हैं। वन ऑफ दोस डिफरेंसेस इज के एक स्ट्रक्ट के अंदर अगर आप किसी मेंबर की एक्सेस टाइप डिफाइन ना करें, खुद से स्पेसिफाई ना करें, तो बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक होती है। ठीक है, क्लास और स्ट्रक्ट में एक मेन फर्क ये है। ठीक है,
बट अगेन ये वैसी बस जनरल नॉलेज थी, ना जरूरत पड़े तो उसको निकाल दे दिमाग से। अब आते हैं पब्लिक मेंबर होता क्या। पब्लिक मेंबर्स एक क्लास के वो मेंबर्स होते हैं कि जो क्लास के बाहर से आप डॉट नोटेशन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको मसलन इस कोड में देखें, हमारे पास ये जो फंक्शंस थे ये पब्लिक मेंबर्स हैं, इसलिए यहाँ पे मैं C1 के बाद डॉट लगा के इन फंक्शंस को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है, या मतलब मेन फंक्शन में इनको एक्सेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ये कंस्ट्रक्टर हमारा जो है इस्तेमाल किया है, राइट। तो जो मेंबर पब्लिक होगा वो मेन फंक्शन में आप इस्तेमाल कर, उसको उसको एक्सेस कर सकेंगे, जो पब्लिक नहीं होगा उसे आप मेन फंक्शन में एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। अब वो आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि व्हाई वुड वी नॉट वांट टू एक्सेस समथिंग इन द मेन फंक्शन, अगर मेन फंक्शन में एक्सेसिबल ही नहीं है तो वो कर क्या रही है क्लास के अंदर, वो मैं अभी उस पर आता हूँ कि ऐसी क्या जरूरत पड़ती है, बट ऐसे है, ठीक है। तो पब्लिक मेंबर्स आर नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, ठीक है, आर एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, ठीक है। पब्लिक मेंबर्स वो है जिनको आप कहीं से भी जो मर्जी कर सकते हैं उनके साथ, ठीक है, वो पब्लिक है, एक्सेसिबल, ठीक है। वो क्लास के बाहर से भी एक्सेसिबल होते हैं, क्लास के अंदर से भी एक्सेसिबल होते हैं, और क्लास के जो चाइल्ड क्लासेस हैं, हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे आगे, इसमें पता चलेगा कि क्लासेस कैन हैव चिल्ड्रन क्लासेस दैट इनहेरिट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ठीक है। अभी इनहेरिटेंस हमने पढ़ी नहीं है, बट व्हेन वी डू तब आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि अगर एक मेंबर वेरिएबल या कोई मेथड पब्लिक है तो उस क्लास की चाइल्ड क्लासेस भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको कोड में इसकी एग्जांपल दिखा दी पब्लिक, ठीक है। मैं आपको इसको अगर मैं लेट से ये जो डिस्प्ले फंक्शन है हमारा, इसको अगर मैं प्राइवेट कर दूं, मैं इसको यहाँ ऊपर रख देता हूँ प्राइवेट के अंदर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको कंपाइल टाइम पे एरर मिल जाएगा पहले ही कि दिस फंक्शन इज इनएक्सेसिबल, ये देख रहे हो इनएक्सेसिबल का वर्ड आ रहा है। आप कंपाइल भी करेंगे तो वो मैसेज एरर दे देगा आपको, कहेगा कि दिस इज अ प्राइवेट, दिस इज प्राइवेट विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते मेन फंक्शन, ठीक है। तो ये सीन है। अच्छा, अब प्रोटेक्टेड क्या होते हैं। प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं ये पब्लिक और प्राइवेट। प्राइवेट क्या होते हैं, प्राइवेट मेंबर्स पब्लिक का बिल्कुल ऑपोजिट है, जिस तरह पब्लिक हर जगह से एक्सेसिबल है, प्राइवेट तकरीबन कहीं से भी एक्सेसिबल नहीं तकरीबन। तो प्राइवेट मेंबर्स क्लास के बाहर से मेन फंक्शन में आप एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, क्लास के बाहर कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकते उनको, ठीक है। क्लास की चाइल्ड भी उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। क्लास के अंदर कर सकते हैं एक्सेस आप उसको, ठीक है। तो बच्चे एक्सेस नहीं कर सकते, क्लास के बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर सकता, क्लास अपने अंदर एक्सेस उनको कर सकती है, ठीक है। सो लेट मी शो यू दैट एज वेल। तो ये मिसाल के तौर पे ये हमारा डिस्प्ले फंक्शन है, ठीक है, ये प्राइवेट है, विच मीन्स कि यहाँ पे मेन फंक्शन में या कहीं भी बाहर आउटसाइड द क्लास मैं इसको लिखूंगा तो मुझे एरर मिल जाएगा, बट क्लास के अंदर से मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। तो लेट्स से मेरा जो कंस्ट्रक्टर है आफ्टर डिक्लेयरिंग दीज वैल्यूज वो डिस्प्ले भी करना चाहता है इस क्लास को, तो मैं अगर यहीं पे डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करूंगा तो यहाँ कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम क्लास के अंदर है, ठीक है। ये देखें ये क्लास के अंदर है हम, ठीक है। ये क्लास का अपना एक मेथड था जो क्लास के एक और मेथड को कॉल कर रहा है, ठीक है। अ कंस्ट्रक्टर इज कॉलिंग अनदर मेथड, तो क्लास अपने ही प्राइवेट मेंबर्स को कॉल कर सकती है, ठीक है, वो तो घर की बात है ना, वो कोई मसला नहीं है। तो दिस वोंट क्रिएट एन इशू, ठीक है। एंड बट दिस इज द ओनली थिंग यू कैन डू विद प्राइवेट मेंबर्स। प्राइवेट मेंबर्स को क्लास खुद इस्तेमाल कर सकती है, बाहर से कोई उनको नहीं हाथ लगा सकता। तो ये देखें, ठीक है, हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, एक वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया, वो कंस्ट्रक्ट भी हो गया और उसका वो डिस्प्ले भी हो गया, ठीक है। तो ये होता है प्राइवेट। तो पब्लिक क्या था, हर जगह से एक्सेसिबल है, क्लास के अंदर भी क्लास के बाहर भी चिल्ड्रन में भी। प्राइवेट क्या है कि सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेसिबल है, ना बाहर से एक्सेसिबल है ना चिल्ड्रन में एक्सेसिबल है। प्रोटेक्टेड भी आवाज है, प्रोटेक्टेड इनकी दरमियानी चीज है। प्रोटेक्टेड मेंबर जो होते हैं क्लास के बाहर से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, क्लास के अंदर से कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह प्राइवेट है। द ओनली डिफरेंस इज चाइल्ड क्लासेस का, कि चाइल्ड क्लासेस में भी एक्सेसिबल कर सकते एक्सेस कर सकते हैं इनको, ठीक है। तो इनकी आपको सही समझ आएगी अगर मैं आपको टेबल दिखा दूं, एवरीथिंग इज पुट इनटू कॉन्टेक्स्ट, ये है, ठीक है। तो वेरिएबल क्लास के अंदर एक्सेसिबल है कि नहीं, चाइल्ड में एक्सेसिबल है कि नहीं, और क्लास के बाहर एक्सेसिबल है कि नहीं, ठीक है। पब्लिक में तीनों इज यस, कहीं से भी एक्सेस करें, ठीक है। प्राइवेट में सिर्फ क्लास के अंदर से कर सकते हैं, बाहर से नहीं कर सकते, और चिल्ड्रन में भी नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड में बस एक छोटा सा फर्क है कि चिल्ड्रन में कर सकते हैं, बाहर से नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस। प्रोटेक्टेड की भी आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, अभी आपके लिए पब्लिक और प्राइवेट ही है। जब हम इनहेरिटेंस पढ़ लेंगे तब आपको जरा समझ आ जाएगी कि प्रोटेक्टेड का फायदा है क्या है, ठीक है। अच्छा,
और बाय द वे अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये हम क्यों कर रहे हैं, व्हाई वुड यू वांट टू सेट अ क्लास मेंबर प्राइवेट, ठीक है, अभी हम उस पे आएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको पहले कहा था, तो मैं पीछे जाऊं, कि हम अभी पढ़ने लगे हैं सेटर्स एंड गेटर्स। उसको पढ़ने के लिए मुझे पहले आपको ये पढ़ाना पड़ा, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। अब हम आ जाते हैं सेटर्स एंड गेटर्स के ऊपर, उससे आपको ये भी समझ लग जाएगी कि ये पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड क्यों होते हैं, क्या फर्क क्या पड़ता है इससे। प्लीज एक्सप्लेन। चाइल्ड क्लासेस अभी आपको नहीं समझने की जरूरत, जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि एक क्लास एक दूसरी क्लास की चाइल्ड हो सकती है, इन विच केस जो चाइल्ड क्लास है अपने पेरेंट क्लास के सारे एट्रीब्यूट्स भी इनहेरिट कर सकती है और उसके सारे मेथड्स भी इनहेरिट कर सकती है और फिर उनमें अपनी मर्जी से कुछ चेंजेस कर सकती है, बट वी विल स्टडी दैट लेटर ऑन इन द कोर्स, ठीक है। इनहेरिटेंस आ गया है, तो अभी यू डोंट नीड टू वरी अबाउट प्रोटेक्टेड वाला पार्ट, पब्लिक और प्राइवेट समझ लें, आगे जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, गेटर्स और सेटर्स पे आ जाएंगे। गेटर्स क्या होते हैं? गेटर्स आर मेथड्स यूज्ड टू गेट द वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ क्लास, ठीक है, मोस्टली यूज्ड फॉर प्राइवेट एट्रीब्यूट्स। तो लेट्स से यहाँ पे you have these two private attributes, real and imaginary, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे मेन फंक्शन में रियल पार्ट को सी आउट करना चाहूँ, मैं कहूँ C1 डॉट रियल, ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि रियल जो है दिस इज अ प्राइवेट एट्रीब्यूट और उसे आप मेन फंक्शन में डॉट नोटेशन के साथ एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, मसला हो गया। बट व्हाट इफ आई डू वांट टू एक्सेस दिस वैल्यू, तो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं एक मेथड बना लेता हूँ, आई कैन कॉल इट get real part, for example, जो क्या करता है, it returns the real number, ठीक है। तो यहाँ पे मेन फंक्शन में इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस डॉट नोटेशन एंड ट्राइंग टू एक्सेस a real number which is a private member and I cannot do that, what I can do is I can access this function, ठीक है। so I can just say C1 dot get real part, ये कोई मसला नहीं करेगा, ठीक है। this function returns the value of this variable, तो I can see out it now, ठीक है। तो ये देखें, ठीक है, हाँ ये 3 यहाँ पड़ा हुआ है, वो उसमें ना एंड लाइन नहीं मैंने डाला है इसलिए नजर नहीं आ रहा आपको, और ये मैं डिस्प्ले यहाँ ना अंदर से खत्म कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसको रन करें तो ये देखें, ये आ गया 3 आपके पास, जो उसका रियल पार्ट था। अच्छा, अभी भी आपका वो सवाल हल नहीं हुआ होगा, ठीक है, कि why on earth would you want to first declare a variable private, ताकि हम उसे मेन फंक्शन में एक्सेस ना कर सकें, ठीक है, एंड देन राइट अ फंक्शन सिर्फ इसलिए ताकि हम उसे एक्सेस कर सकें, मतलब क्यों? इसलिए नाउ दिस इज द गुड थिंग, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, व्हाई यूज अ गेटर, लाइक व्हाई नॉट जस्ट मेक द एट्रीब्यूट पब्लिक, अगर मैं रियल नंबर को पब्लिक कर देता तो वो एक्सेसिबल हो जाता। हम ये देयर आर मेनी रीजंस व्हाई यू मे वांट टू डू सो, वन ऑफ देम इज के व्हाट इफ वी वांट टू बी एबल टू रीड एन एट्रीब्यूट्स वैल्यू बट नॉट चेंज इट, ठीक है, अगर हम खुद चाहते हैं कि हम एक एट्रीब्यूट की वैल्यू पढ़ सकें लेकिन उसे बदल ना सकें, तो दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई यू वुड वांट टू यूज इट। मिसाल के तौर पे रोल नंबर है एक स्टूडेंट का, अच्छा व्हाई वुड यू नॉट वांट टू चेंज स्टूडेंट्स रोल नंबर, व्हाई वुड यू वांट टू मेक इट प्राइवेट, इसलिए ये देखें आगे, क्योंकि इस तरह के बग्स बड़ी आसानी से आप कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हाँ, you can't be just use const for that, you can use const for that, लेकिन उसके लिए फिर ये है कि for some variables you also don't want people to be able to read them, for example passwords हैं, ठीक है, तो in that case private काम आता है कि उसको आप रीड भी नहीं कर सकते और राइट भी नहीं कर सकते, ठीक है, बट रोल नंबर चेंज हो सकता है, बट वी डोंट वांट पीपल टू बी एबल टू डू दैट इमीडिएटली, और लेट्स से कि मेन फंक्शन के अंदर, एंड आई शो यू व्हाई एग्जैक्टली व्हाई, कि हम ये प्रोटेक्शन किससे कर रहे हैं, अपने आप से अपने कोड को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँ। अच्छा, इट इज वेरी इजी फॉर यू टू एक्सीडेंटली चेंज योर स्टूडेंट्स रोल नंबर। एग्जांपल पे कोड में आप लिख रहे थे ये चीज, आप चेक करना चाह रहे थे कि एक स्टूडेंट का रोल नंबर नल तो नहीं है, ठीक है, और आपने गलती क्या की कि ये 2 = 2 की जगह आपने 1 = 2 लिख दिया, तो अब क्या होगा भला, कैन समवन टेल मी इस कोड से क्या होगा? मतलब ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, 2 दफा 1 = 2 बना था, 1 दफा दबा दिया, क्या होगा इससे? हाँ, बच्चे का रोल नंबर नल हो जाएगा, ठीक है। नाउ यू हैव अ स्टूडेंट जिसका रोल नंबर नल है, ठीक है, अगर आपने लेकिन ये काम किया हुआ है, ठीक है, तो लेट मी
एक मिनट, एक मैं क्रिएट न्यू क्लास, ठीक है। स्टूडेंट क्लास लिखी आपने, उसके अंदर इंट रोल नंबर था, ठीक है, ठीक है। और आपने सिर्फ एक फंक्शन रखा हुआ है जिससे आप बच्चे का रोल नंबर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यू हैव अ फॉर एग्जांपल गेट रोल नंबर फंक्शन, ठीक है, जो रोल नंबर को रिटर्न कर देता है, ठीक है। आपके पास चेंज करने का कोई तरीका नहीं है उसको, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टर भी लिख देते हैं ताकि हम एक दफा सेट कर सकें जरूर उसकी वैल्यू को। तो हमें कोई बंदा इसको एक इंटीजर पास होगा और ये रोल नंबर को उसके इक्वल सेट कर दे, ठीक है। तो वी कैन क्रिएट अ स्टूडेंट वेरिएबल नाउ, लेट्स कॉल इट S1, ठीक है। और एट द टाइम ऑफ क्रिएशन हम एक रोल नंबर की वैल्यू सेट कर देते हैं पहली दफा, ठीक है। अब वो सेट हो गई है, अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आप इफ ये करते हैं काम, इफ स्टूडेंट रोल नंबर इक्वल्स टू नल की जगह आप एक गलती से सिंगल इक्वल्स टू लिख देते हैं, जो मर्जी कर लें, आपको यहाँ पे कंपाइल टाइम पे एरर मिल जाएगा। सॉरी, मैंने ये गलत फाइल खोल ली, स्टूडेंट डॉट cpp, वो यहीं पे एरर दे देगा आपको, वो कहेगा भाई ये क्या कर रहे हो, ये तो एक्सेसिबल ही नहीं है। तो इससे यू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम मेकिंग these sort of errors, blunders, ठीक है। जो वेरिएबल आपको पता है कि आप नहीं चाहते कि आप बाद में चेंज कर सको। एक बच्चे का रोल नंबर कब चेंज होता है उसकी लाइफ टाइम में, ठीक है। एक दफा उस यूनिवर्सिटी में आ गया, पहली दफा सेट होता है, उसके बाद कभी नहीं बदलता। तो इफ दैट इज द केस, व्हाई वुड यू वांट टू रिटेन योर एबिलिटी टू एडिट इट, व्हाई वुड यू मेक योरसेल्फ प्रोन टू दैट मिस्टेक, ठीक है। और एक तो आप उसको, अब आप इसको अपने आप से बचा रहे हो इस गलती से, ठीक है, ऐसा करके। दूसरा, आप अपने आप को हैकर्स से भी बचा रहे हो। नाउ यू नो कि हैकर्स कैन इंजेक्ट कोड इनटू योर प्रोग्राम, ठीक है। कोड इंजेक्शन आप पढ़ेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी टाइप कोर्सेज के अंदर, ठीक है, कि एक प्रोग्राम रन हुआ है, उसके अंदर इनपुट देते हुए आप कोड लिख सकते हैं वहां पे, जो कि एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इफ अ स्टूडेंट ट्राइज टू चेंज हिज और हर रोल नंबर, ठीक है, इफ यू डू दिस, तो वो भी काम नहीं करेगा, ठीक है। वो एक्सेसिबल ही नहीं है, ठीक है, एडिटेबल ही नहीं है वेरिएबल, ठीक है। तो वो भी इसका फायदा है, और भी फायदे हैं, आई टेल यू थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये है, तो ये होते हैं गेटर्स। ये जो मैंने फंक्शन लिखा है ना, इसे हमें कहते हैं एक गेटर है, ठीक है। तो a getter function gets the value of a private variable, मतलब दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यूज भी गेट कर सकते हैं आप, मतलब जो पब्लिक वेरिएबल्स की भी, यूजिंग अ फंक्शन। मतलब एक गेटर क्यों लिखना चाहेंगे आप, लेट्स से आपके पास यहाँ पे एक पब्लिक वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल लेट्स से यू हैव CNIC, ठीक है, एंड आई हैव अ गेट CNIC फंक्शन। व्हाई वुड, कोई जेन में आता है वजह क्यों मेरे पास ऐसा फंक्शन होगा, टू गेट अ CNIC नंबर, या फोन नंबर कर लो, मे बी दैट rings a bell, गेट फोन नंबर। व्हाई नॉट जस्ट डू दिस S1 डॉट फोन, अगर मुझे इसको लेट से सी आउट करना है, व्हाई यूज S1 डॉट गेट फोन नंबर, नो आइडियाज। अच्छा, एक बड़ी सादा सी रीजन जो जेन में आ सकती है, वो ये है कि अगर मैंने फोन नंबर की फॉर्मेटिंग करनी है, तो यू नो कि फोन नंबर्स कई सारे फॉर्मेट्स में लिखे जाते हैं। तो यू हैव द इंटरनेशनल फॉर्मेट जिसमें कंट्री कोड साथ आता है, +92, एक ये फॉर्मेट है। एक लोकल हमारा फॉर्मेट है जिसमें हम ये +92 की जगह पर 0 लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो कुछ होते हैं जिसके अंदर कंट्री कोड इज ऑलरेडी इन्फर्ड, आपने बस ये लिखना होता है, जो कंट्री कोड के अलावा वाला पार्ट आपने देना होता है, और कंट्री को कंट्री आप अलग से बताते हैं, ठीक है। तो कई सारे फॉर्मेट्स होते हैं, और फॉर एग्जांपल लेट्स से आप एक वो SMS OTP सर्विसेज होती है ना, जिसमें आपको एक OTP भेजा जाता है और आप वो कंफर्म करते हो, उस तरह की जो सर्विसेज होती है ना, वो आपसे एक स्पेशल फॉर्मेट में आपका फोन नंबर मांगती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल वो कह सकती है कि हमें कंट्री बताएं और कंट्री कोड के अलावा वाला फोन नंबर बता दें, तो हम खुद ही मैसेज भेज देंगे। इन दैट केस यू वुड वांट टू गेट दिस फोन नंबर इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट,
ठीक है, तो you have a getter called get phone number in international format. एक ये आपके पास फंक्शन हो सकता है, ठीक है, एक आपके पास होता है get phone number in local format, ठीक है, एक आपके पास getter हो सकता है get phone number without area code, ठीक है, एक ये getter हो सकता है आपके पास. तो getters के ये कुछ यूजेस भी हैं. हाँ, आप सब पूछो. मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इतना मतलब अलग से मेथड लिखने के बजाय हम बस ये क्यों नहीं कर दे कि पब्लिक में उस एट्रीब्यूट को कॉन्स्ट इंट रोल नंबर कर दें, उससे फिर हम रीड कर सकते हैं बट वी कैन चेंज इट, राइट? अब हमें हाँ. प्राइवेट अलग से वो भी नहीं, मतलब अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, व्हाट इफ आई वांट a variable to be private such that हम उसको रीड भी ना कर सकें और राइट भी ना कर सकें. हाँ, फिर तो प्राइवेट मेक सेंस, बट इफ यू वांट टू रीड समथिंग बट यू डोंट वांट टू चेंज इट, तो फिर व्हाई नॉट जस्ट ऐड कॉन्स्ट टू इट? व्हाई आर वी यूजिंग अ गेट फंक्शन? बिल्कुल, हाँ, फिर कॉन्स्ट टू एक्स. बिल्कुल ठीक है. ठीक है, ठीक है, दो तरीके हैं. अच्छा, वो भी मैं बताता हूँ कि अच्छा ऐसा क्यों करना चाहेंगे आप कि एक मेंबर है जिसको आप रीड भी नहीं करना चाहते और राइट भी नहीं करना चाहते. ठीक है, कोई जेन में आती है उसकी मिसाल किसी के? पासवर्ड, बिल्कुल ठीक है. ठीक है, तो पासवर्ड जो है आप चाहते हैं कि एक दफा सेट हो गया, ठीक है, तो उसके बाद किसी को आप यहाँ पे मेन फंक्शन में एक्सेस नहीं देना चाहते कि वो उसको चेंज कर सके. ठीक है, तो उस केस में भी आप उसको प्राइवेट रख देंगे. और पासवर्ड्स को आपने सिर्फ कंपेयर करना होता है. ठीक है, पासवर्ड की वैल्यू कभी रीड नहीं होती. तो आपका अगर फेसबुक वगैरह का भी पासवर्ड आप भूल जाएं और आप फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करें, यू विल सी कि आपको वो पासवर्ड की वैल्यू कभी नहीं बताते कि आपका पासवर्ड था क्या. वो कहते हैं नया सेट करें. ठीक है, क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता होता कि आपका पासवर्ड क्या है. पासवर्ड सिर्फ कंपेयर होते हैं. तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्ट्रिंग पासवर्ड है, ठीक है, यहाँ पे यू वुड हैव अ फंक्शन, ठीक है, दैट सेज कंपेयर पासवर्ड, जिसको हम एक स्ट्रिंग पास करते हैं, लेट्स कॉल इट अटेम्प्ट. ये क्या करता है, ये अटेम्प्ट वाली स्ट्रिंग को पासवर्ड स्ट्रिंग से कंपेयर करता है जो हमारे पास पासवर्ड पड़ा है उससे. ठीक है, और रिटर्न कर देता है कि अगर ये मैच करते हैं तो इट रिटर्न्स ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स. ठीक है, दिस इज अ बूलियन. ठीक है, दिस मेक्स आवर प्रोग्राम वेरी सेफ. तो फॉर एग्जांपल अब ये नहीं हो सकता कि कोई बंदा कोड इंजेक्शन करे हमारे प्रोग्राम के अंदर और यहाँ पे ये करे s1.password. ठीक है, नहीं कर सकता. वो गेटर, हमने कोई गेटर भी नहीं लिखा हुआ, तो s1.getPassword भी वो नहीं कर सकता, कोई गेटर भी नहीं है. ठीक है, वो पासवर्ड चेंज भी नहीं कर सकता. ठीक है, he can do nothing with the password. All he can do is he can attempt to guess the password. और वो उसको मतलब खुदा जाने कितने अटेम्प्ट्स लगेंगी, वो बस ये कंपेयर पासवर्ड का फंक्शन यूज कर सकता है, जिसको वो अपनी एक तुक्का दे सकता है कि मेरा पासवर्ड क्या होगा. ठीक है, और दिस विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स. ठीक है, दैट्स ऑल ही हैज. सो दिस इज वन प्लेस जहाँ पे ये प्राइवेट वाली चीज कम्स वेरी हैंडी. यू कांट एडिट द पासवर्ड, यू कांट गेट द पासवर्ड. ठीक है, एंड फॉर एग्जांपल यू कैन लेट्स से, अब लेट्स से पासवर्ड कभी कभी चेंज करना पड़ भी जाता है. लेट्स से यूजर ने पासवर्ड का है, मैंने रीसेट करना है पासवर्ड. ठीक है, तो उसके लिए लेट्स से यू हैव अ रीसेट पासवर्ड फंक्शन. अब ये सिंपल सेटर, अच्छा मैं अभी सेटर्स पे आया नहीं हूं, मैं अभी अब आगे चलते हैं सेटर्स के ऊपर. सेटर्स क्या होते हैं, आगे चलते हैं. अच्छा, गेटर्स आपने पढ़ लिए. ठीक है, सेटर्स सेटर्स क्या होते हैं? अच्छा, सेटर्स होते हैं ऐसे फंक्शन, ऐसे मेथड्स जो किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. तो गेटर क्या थे, एक एट्रीब्यूट है जो प्राइवेट है, उसकी वैल्यू गेट करनी है. सेटर के नाम से वाज़ेह है, एक प्राइवेट एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू सेट करनी है. ठीक है, जरूरी नहीं कि प्राइवेट हो, लेकिन नॉर्मली प्राइवेट में इस्तेमाल होता है. ठीक है, अच्छा ये क्यों करना चाहेंगे आप? तो अगेन वही मैंने आपको बात बताई कि एक तो ये हो सकता है कि लेट्स से कि आप चाहते हैं कि एक बंदा पासवर्ड्स की एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू सेट हो सके लेकिन रीड ना हो सके, जैसे पासवर्ड है लेट्स से. ठीक है, यू वांट टू बी एबल टू चेंज द पासवर्ड बट यू डोंट वांट द यूजर टू बी एबल टू रीड हिज और हर ओन पासवर्ड, क्योंकि वो फिर कोई हैकर भी रीड कर सकता है. ठीक है, पासवर्ड रीडेबल होना ही नहीं चाहिए, उसको बस आप कंपेयर कर सकते हैं दूसरी चीजों के साथ, उसे रीड नहीं कर सकते. या तो चेंज कर सकते हैं या उसको आप कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे केस में सेटर काम आता है. ठीक है, या एक होता है कि आपने लेट्स से फॉर्मेटिंग करनी है या फॉर्म वैलिडेशन करनी है. फॉर्म वैलिडेशन होती है कि यूजर से आपने कोई इनपुट लिया है, तो उस इनपुट को स्टोर करने से पहले आप चेक करना चाहते हैं कि इसका फॉर्मेट ठीक है कि नहीं. तो आप यूजर से फॉर एग्जांपल CNC नंबर मांग रहे हैं उसका, तो CNC नंबर जो है 13 डिजिट्स का होता है मेरे ख्याल से,
तो लेट्स से यूजर 13 डिजिट्स नहीं एंटर करता, वो 4 डिजिट्स एंटर कर देता है, या वो डैशेस नहीं एंटर करता, या वो अल्फाबेट्स एंटर कर देता है उसके अंदर, तो आप इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग दिस, लेट्स से हमारे पास एक यहाँ पे स्ट्रिंग CNIC है, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट टेकिंग दिस एज इनपुट एंड इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग C in s1.cnic, हम ये नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस CN में जो भी आया अब वो चला जाएगा CNIC के अंदर, वो वैलिड इनपुट हुआ, वो इनवैलिड इनपुट हुआ, उसने चला जाना है। बट इफ वी डू दिस, हम कहते हैं s1.set CNIC, ठीक है, एक सेटर रखते हैं जो कि वैल्यू सेट करता है CNIC की, ठीक है, हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं इसको, ये एक वेरिएबल डिफाइन करता है इनपुट के नाम से, लेट्स से फॉर एग्जांपल यूजर से इनपुट लेता है और फिर ये चेक करता है कि ये जो इनपुट था ये वैलिड CNIC था कि नहीं था। अगर था तो वी सेट CNIC टू इनपुट, अगर नहीं था तो वी गिव एन एरर, ठीक है, हम एरर कर देंगे कि भाई ऐसे, ठीक है। तो सेटर का एक ये फायदा भी है, ठीक है, कि इनपुट को वो एट्रीब्यूट को वैल्यू देने से पहले उस वैल्यू को चेक करना, ठीक है। और हमने क्या किया है, लेट्स से कि आप मतलब ये काम ना करते, आप इसको सिर्फ स्ट्रिंग को पब्लिक ही रखते, ठीक है, प्राइवेट ना रखते, पब्लिक ही रखते, और फिर भी आप ये यूज कर रहे होते, सेट CNIC का फंक्शन यूज कर रहे होते, अब चल तो जाएगा ये। लेकिन अगेन अगर किसी ने कोड इंजेक्शन कर दी और उसने ये कोड इंजेक्ट कर दिया s1.cnic इज इक्वल टू ब्ला ब्ला, तो ये चल जाएगा अब, ठीक है, क्योंकि एक्सेस है उसके पास। हमने लेकिन इफ वी सेट इट टू प्राइवेट, ठीक है, अगर हमने CNIC को प्राइवेट रखा हुआ है और इसको सेट करने के लिए एक ही फंक्शन मौजूद है, देयर इज ओनली वन फंक्शन इन द होल प्रोग्राम जो CNIC की वैल्यू को चेंज कर सकता है, वो ये फंक्शन है, और वो फंक्शन कॉल करते हुए लाजिमन वैलिडेशन होती है। अब द यूजर हैज नो चॉइस बट टू एंटर अ वैलिड CNIC, यू सी, ठीक है। और ये आपको खुद को भी बचाता है अगेन, कि अगर आपने कोड में गलती से कहीं पे गलत CNIC नंबर एंटर कर दिया तो ये करने ही नहीं देगा, ठीक है। तो यू आर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम हैकर्स एंड फ्रॉम यूजर्स जिनसे आप इनपुट ले रहे हैं, और वो कोई गलती हो जाती है, बंदे से हो जाती है, हमसे भी हो जाती है, तो ये तीनों से आपको प्रोटेक्ट करता है और आपका कोड ज्यादा सिक्योर, ज्यादा रोबस्ट होता है, ठीक है। तो और हाँ, मैं उस पर बात कर रहा था कि अगर आपने पासवर्ड चेंज करना है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें भी ऐसे ही होगा। फॉर एग्जाम्पल रीसेट पासवर्ड का फंक्शन बनाएंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं कि इसको बस आप एक आर्गुमेंट देंगे ये पासवर्ड वो रख देगा, आप इसे एक देते हैं न्यू पासवर्ड और ये पुराने पासवर्ड को न्यू पासवर्ड की को सेट करता है, ऐसा नहीं है। ये पहले क्या करेगा, ये आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करेगा। कैसे? बाय सेंडिंग यू एन ईमेल फॉर एग्जांपल, ईमेल पे कोड भेजेगा या SMS OTP भेजेगा, ठीक है। तो नाउ वी नो कि जब भी किसी ने पासवर्ड वाले वेरिएबल की वैल्यू बदलनी है, उसका एक ही तरीका है, क्योंकि पासवर्ड तो प्राइवेट वेरिएबल है, तो उसको कोई सेटर यूज करना पड़ेगा, और सेटर हमने एक ही लिखा हुआ है, ये वाला, ठीक है। और जब भी ये सेटर कॉल होता है, ये पहले आइडेंटिटी वेरीफाई करता है, फिर पासवर्ड सेट करता है। तो नो वन कैन चेंज अ यूजर्स पासवर्ड without verifying that they are that users themselves. तो your code is secure now. कैसा फिर? ठीक है, मतलब हाँ सफी पूछो। जब एक यूजर पासवर्ड सेट करता है, राइट, आप तो उसको कंपेयर करवा रहे हैं ना, अटेम्प्ट को पासवर्ड से आप कंपेयर कर रहे हैं कि अगर वो है तो वो चल जाए। बट इनिशियली प्रोग्राम अगर पासवर्ड प्राइवेट के अंदर है तो वो पासवर्ड स्टोर किस तरह कर रहा है प्रोग्राम में? हाँ, वो कंस्ट्रक्टर तो कर सकता है ना स्टूडेंट बनाते वक्त। तो व्हेन यूजर कम्स टू योर वेबसाइट, उस टाइम तो आप उसे कोई वेरिफिकेशन नहीं कर रहे होते ना, आपको पता नहीं कि वो बंदा कौन है, पहली दफा जिंदगी में आया आपके पास। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर आप ये जहाँ पे रोल नंबर था वहां पे आप एक स्ट्रिंग पासवर्ड भी उससे ले लेते और एट दैट टाइम आप कर लेते हैं। आपका अकाउंट हैक कब होता है? while you're creating an account, your account is not hacked, it's hacked after you've created the account. तो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन हमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उससे पहले अकाउंट होता ही नहीं है, तो अकाउंट हैक कैसे होगा? सही है ना? ठीक है, तो अच्छा, लेट मी relaunch the poll to see if this is all clear. Is this clear? ठीक है, वेरी गुड, बेहतरीन। थोड़ा सा मतलब थिक हो गया, आई नो, बस हम ऑलमोस्ट टू द एंड। तो अगेन ये बात के who are we protecting ourselves from? We protecting ourselves from ourselves, क्योंकि हम कभी गलती गलत कोड लिख देते हैं, फ्रॉम अदर प्रोग्रामर्स, ठीक है। अब नोटिस करें कि
एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट्स टेक अ 5 मिनट ब्रेक क्योंकि काफी ज्यादा हो गया है, 5:54 हुए हैं, विल कंटिन्यू एट 6:00 और उसके बाद हमारे पास बस एक ही टॉपिक रह गया छोटा सा, वो था ये हेल्पर फंक्शंस रह गए, विच इज कुछ भी नहीं है, मतलब आप लिखते आए हैं अब तक, तो बस 6 बजे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक। अच्छा, आवाज आ रही, लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, तो मैंने आपको बताना था कि हम ये जब करते हैं ये सब कुछ, तो हम किससे बचा रहे हैं अपने कोड को, ये जो प्रोटेक्शन है पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड की, सेटर्स गेटर्स की, ये किसके लिए है? एक तो ये आपको अपने आप से बचाने के लिए, क्योंकि आप बग्स डाल देते हैं, हैकर से बचाने के लिए, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आप अक्सर ये सोचते होंगे कि आप जो कोड लिखेंगे वो यूजर्स यूज करेंगे, बट दैट्स नॉट ऑलवेज द केस। मेनी अ टाइम इन इंडस्ट्री, इन रियल लाइफ, आपका कोड दूसरे प्रोग्रामर्स यूज कर रहे होंगे, तो आप क्लासेस लिख रहे होंगे जो दूसरे प्रोग्रामर्स इस्तेमाल कर सके, ठीक है। तो लेट्स से कि वी आर वर्किंग ऑन एलएमएस सिस्टम, ठीक है, तो हम काम को इस तरह से डिवाइड करते हैं कि मैं जो हूँ स्टूडेंट क्लास लिखूंगा, और आप जो है कोर्स क्लास लिखेंगे, और एक तीसरा बंदा जो है इंस्ट्रक्टर क्लास लिखेगा, ठीक है। तो मैं करता ये हूँ कि मैं स्टूडेंट क्लास बनाता हूँ जिसमें स्टूडेंट को लॉगिन करने के लिए एक फंक्शन है, साइन अप करने के लिए एक फंक्शन है, स्टूडेंट का लेट्स से उसको उसको वेरीफाई करने के लिए फंक्शन है, इस तरह के कई सारे फंक्शन हैं, ठीक है। वो जो है आप एक कोर्स का फंक्शन लिखते हो, फॉर एग्जांपल उसमें कोर्स के अंदर कोर्स का नाम है, ये इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। एंड लेट्स से यू आर रिलाइंग अपॉन माय क्लास, ठीक है, यू यूजिंग माय क्लास नाउ, ठीक है। तो आई वांट कि आपको मैं अपनी जब क्लास अपना ये कोड दूं, ठीक है, तो आपके पास बहुत नीट फंक्शंस हो जो आपके इस्तेमाल के हो। तो फॉर एग्जांपल आप तो क्या कर सको, लेट्स से कि इफ यू वांट टू गेट अ स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन, तो आपके पास s1 डॉट गेट इन्फॉर्मेशन का फंक्शन हो, ठीक है। अगर आप एक बच्चे को इनरोल करने की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, यहाँ से आपको सारी की सारी मिले। मैं ये चाहता हूँ कि मैं हर चीज को पब्लिक ना रखूं, ताकि ऐसा ना हो कि आप गलती से जाके एक बच्चे का लाइक रोल नंबर जो है गलती से चेंज कर दो और कोई अजीब सा रोल नंबर रख दो, जिससे कि मेरा कोड चलना बंद हो जाए। लेट्स से कि माय कोड इज रिलाइंग अपॉन रोल नंबर बीइंग एन इंटीजर, और आपने गलती से मेरी क्लास यूज करते हुए इसको एक स्ट्रिंग रख दिया, ठीक है। आपको नहीं पता था, कि आपको लगा कि रोल नंबर जो है वो एक स्ट्रिंग होती है, आपने ऐसे इसको सेट कर दिया, ठीक है। तो मेरा कोड क्रैश कर जाएगा, क्योंकि मेरे जो फंक्शंस थे दे वर रिलाइंग ऑन द फैक्ट दैट रोल नंबर इज एन इंटीजर, ठीक है, लेकिन आपको यूज करना नहीं आया। तो व्हाट आई शुड डू इज कि आई शुड गिव यू वेरी स्पेसिफिक फंक्शंस टू डू एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो आई गिव यू अ फंक्शन टू साइन अप अ स्टूडेंट, ठीक है, बट आई वोंट गिव यू एक्सेस डायरेक्टली टू द इनर वेरिएबल्स। अब एक मिसाल लें इसकी मिसाल एक है ये स्ट्रिंग जो आप यूज करते हैं, ठीक है, सी प्लस प्लस में। स्ट्रिंग जो है ये क्लास है, जिस तरह की क्लासेस हम पढ़ रहे हैं ना, ये इस तरह की क्लास है,
C++ से पहले सी के अंदर स्ट्रिंग्स नहीं होती थी, ठीक है, आपके पास कैरेक्टर्स होते थे। तो स्ट्रिंग डिफाइन करने के लिए आप एक अरे ऑफ कैरेक्टर्स बनाते थे। तो कैरेक्टर्स पढ़े ना आपने, कार सी, जिसके अंदर एक अल्फाबेट आता है बस, या कोई एक नंबर या कोई एक कैरेक्टर आता है, ठीक है। तो अगर आपने एक स्ट्रिंग बनानी होती थी, लेट्स से लेंथ 10 की मैंने एक स्ट्रिंग बनानी है, तो आप ऐसे एक स्ट्रिंग बनाते थे, ठीक है, और आप उसको ऐसे सेट करते थे। लेट्स से हेलो वर्ल्ड लिखना है मैंने, तो ठीक है, इस तरह करके, ठीक है। तो वो जा रहा है, इट्स वेरी कम्बरसम, और उसमें ये मसला है कि एक दफा आपने लेंथ डिफाइन कर दी तो वो चेंज नहीं हो सकती, एक नया स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए दे क्रिएटेड द स्ट्रिंग क्लास, ठीक है, जिसमें आपको बड़े अच्छे अच्छे फंक्शंस दिए हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए इसका एक मेंबर मेथड है जो ये है, ठीक है, इसको कॉल करते हैं, ये आपको स्ट्रिंग की लेंथ दे देता है, ठीक है। इस तरह करके काफी सारे मेथड्स मौजूद हैं। s1 डॉट लेंथ है, ठीक है। और भी इस तरह के फंक्शंस हैं। इसको काटने के लिए, स्ट्रिंग को दरमियान से आपने काटना, उसका पीस निकालना है, तो आई थिंक उसके लिए कोई फंक्शन होगा, यहाँ पे लिखा हुआ, हाँ, पॉप बैक है, रिप्लेस है, रीसाइज है, सब स्ट्रिंग, ये फंक्शन है, ठीक है, जो एक स्ट्रिंग को काट देता है। तो आपके पास बड़े नीट फंक्शंस मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन ये आपको डायरेक्टली कुछ चीजों की एक्सेस नहीं देता। स्ट्रिंग का जो फंक्शन है, ये खुद से इंटरनली इसने भी कैरेक्टर अरे ही बनाई होती है, ठीक है। इसके पास एक एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट विच इज द कैरेक्टर अरे, लेकिन ये आपको डायरेक्टली उस अरे को मॉडिफाई करने नहीं देता, क्योंकि क्या आपकी गड़बड़ कर देंगे। आपने अगर अरे में 10 कैरेक्टर्स और आपने सिर्फ 9 सेव कर दिए, या आपने 11 सेव कर दिए, कोई इस तरह की गड़बड़ कर दी, तो इस तरह की, ये आपको इस तरह की चीजें अलाउ ही नहीं करता, ठीक है। आपको स्पेसिफिक फंक्शन, और अगर आप एक नई एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करना चाहते हैं, वो खुद ही उसको डील करता है, स्ट्रिंग की लेंथ को, उस अरे की डिक्लेरेशन को, डी एलोकेशन को, सब कुछ वो खुद डील करता है, आपके ऊपर नहीं छोड़ता, ताकि आपकी गलती ना करे, ठीक है। तो अगेन दिस इज एन एग्जांपल जहाँ पे एक प्रोग्रामर ने कोड लिखा, एक क्लास लिखी, ताकि दूसरे प्रोग्रामर उसको यूज कर सके, और उससे कई चीजों को प्राइवेट रखा ताकि वो गलती ना करे, और उनको बस स्पेसिफिक फंक्शंस दिए जिनको इस्तेमाल करके वो उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अनदर रीजन व्हाई वी हैव प्राइवेट एंड गेटर्स एंड सेटर्स, और हम एक्सेस को इसलिए रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है, दूसरे प्रोग्रामर्स को बचाने के लिए, इसे एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाए, हमने गेटर्स सेटर्स पढ़ लिए, आखिरी चीज रहेगी हेल्पर फंक्शन, ठीक है। ये बहुत आसान टॉपिक है, मतलब कुछ भी नहीं है, एक स्लाइड है बस। तो ये ऐसे मेथड्स होते हैं जो एक क्लास के ऐसे मेथड्स जो कि खुद उस क्लास के अंदर ही इस्तेमाल होते हैं, बाहर से इस्तेमाल नहीं होते, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, लाइक लेट्स से कि हमारे पास क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आ जाते हैं शायद, यहाँ पर एग्जांपल जेन में आ जाए मेरे। अच्छा, लेट्स से कि हम यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कोई एक फंक्शन लिखते हैं विच इज मॉड्यूलस का फंक्शन, ठीक है, मॉड्यूलस का फंक्शन। अच्छा, मॉड्यूलस क्या होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होता है, मैं लिख के दिखा दूं आपको। तो इफ यू हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ दिस फॉर्म a प्लस बी आयोटा, तो इसका मॉड्यूलस जो है वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। अच्छा, तो ये इसका मॉड्यूलस है। मैं एक फंक्शन लिखना चाहता हूँ जो ये रिटर्न करे, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, ठीक है। तो लेट्स से मॉड्यूलस निकालने के लिए मुझे दो चीजें सेट करनी है ना, एक तो मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है, और फिर मुझे उसका स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। तो लेट्स से कि मैंने इन दोनों कामों के लिए दो और फंक्शंस बनाए हैं, ठीक है। एक फंक्शन मैंने बनाया हुआ है जो कि उसका नाम है स्क्वायर्ड सम, ठीक है, जो क्या करता है, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रिटर्न कर देता है। और ये ए और बी तो एग्जिस्ट नहीं करते, सॉरी, रियल और इमेजिनरी, ठीक है। स्क्वायर्ड सम वाला फंक्शन के अंदर वाला पार्ट रिटर्न करता है, और एक और फंक्शन हम लिखते हैं जो कि स्क्वायर रूट का फंक्शन है, ठीक है,
क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो इंक्लूड नहीं होता। लेट्स से हमने स्क्वायर रूट के लिए भी एक फंक्शन लिख लिया, ठीक है, मैं अभी इंप्लीमेंटेशन पे काम नहीं कर रहा, लेट्स से हमने एक फंक्शन लिख लिया, तो मॉड्यूलस क्या करेगा, उसका काम है बस इन दो फंक्शंस को कॉल करना, ठीक है, तो इट विल कॉल स्क्वायर्ड सम, ठीक है, और इसमें से जो वैल्यू निकलेगी उसको वो पास कर देगा टू स्क्वायर रूट फंक्शन, और इसमें से जो फाइनल आंसर आएगा उसे वो रिटर्न कर देगा, ठीक है, इस तरह करके। और ये स्क्वायर रूट जो है ये एक वैल्यू लेगा इनपुट में, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो दो फंक्शंस मैंने लिखे, अब मैं पॉइंट पे आता हूँ, ये जो दो फंक्शंस मैंने लिखे, एक ये दो हेल्पर फंक्शन, क्यों, क्योंकि ये फंक्शंस सिर्फ इस क्लास के अंदर के दूसरे फंक्शंस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर्ड सम का जो मेथड है वो सिर्फ मॉड्यूलस का फंक्शन खुद इस्तेमाल करता है, बाहर से हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, तो वी कैन इवन मेक दिस प्राइवेट, ठीक है, इनफैक्ट मोस्टली दीज आर प्राइवेट, ठीक है। ये जो हेल्पर फंक्शंस हैं ये सिर्फ दूसरे फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, तो मॉड्यूलस का फंक्शन इस्तेमाल करता है स्क्वायर्ड सम को, मॉड्यूलस का फंक्शन इस्तेमाल करता है स्क्वायर रूट को, लेकिन ये जो फंक्शंस हैं स्क्वायर्ड सम और स्क्वायर रूट, हम खुद यहाँ पे मेन फंक्शन में इनको कभी इस्तेमाल नहीं करते, वी डोंट नीड द स्क्वायर रूट फंक्शन, और ये क्लास की इंटरनल वर्किंग्स के लिए चाहिए होते हैं, हमें बाहर से नहीं चाहिए होते, तो दीज आर कॉल्ड हेल्पर फंक्शन, ठीक है। एंड फाइनली योर लेक्चर इज ओवर, ठीक है, तो ऑल इज डन, ठीक है जी। तो इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस डू आस्क, अदरवाइज विल जस्ट एंड। आज कोई गजल शजल भी नहीं क्योंकि जरा थक गए सारे, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आई विल जस्ट टेक अ पोल कि इफ एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, आई हैव शेयर्ड द रिजल्ट्स विद यू, तो मैं बाद में एक फीडबैक फॉर्म भी दूंगा, उस पर रेट कर देना, एंड दैट्स इट। हमारा अगला लेक्चर जो है मोस्ट प्रॉब्ली कल ही होगा, ठीक है, तो क्योंकि हम थोड़ी सी स्पीड पकड़नी है, तो आई लेट यू नो वैसे कंफर्म ग्रुप के अंदर। और लैब जो है प्रॉब्ली आज लैब नहीं होगी, वीकेंड के ऊपर लैब दे दूंगा कल के लेक्चर के बाद एक ही दफा, ठीक है, चलें जी, अल्लाह हाफिज़।